सरकार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर चला, देर रात तक बैठकों का दौर चलता रहा। अमित शाह से इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मुलाकात हुई। उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात हुई और अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे। वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की आज भी बैठक हो सकती है। तो देखिए, सरकार गठन की जो कवायद है, सुगबुगाहट है, वो अब काफी हलचलें बढ़ चुकी है और ऐसे में दिल्ली हो या फिर पटना, दोनों जगहों पर लगातार जो एनडीए के नेता हैं वो आपस में मिल बैठकर इस स्वरूप को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण भी करना है। इसके साथ साथ सरकार तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस बीच सोमवार को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बैठक के बाद सीएम आवास जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नीतीश कुमार कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। बुधवार या गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संभावित माना जा रहा है। और चलिए देखिए, पटना में सीएम आवास से आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली में संजय झा के घर से अमितेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली ही चलते हैं क्योंकि यहां हलचलें ज्यादा बढ़ी है। अमितेश, संजय झा के घर के पास आप मौजूद हैं, बैठकों का दौर चला, आज भी बैठकें होनी है, वहां से क्या अपडेट? देखिए, कल रात मुलाकात हुई। संजय झा पहले पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई हैं। सरकार गठन को लेकर के क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसको लेकर के चर्चा हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। उसके बाद एक और बड़ी बैठक हुई जिसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे फिर से अमित शाह के आवास। और उस बैठक में अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे, धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े भी मौजूद रहे ललन सिंह के साथ में। ये काफी लंबी बातचीत हुई। तो निश्चित रूप से सरकार गठन की प्रक्रिया क्या हो, कैसे सरकार गठन के प्रारूप को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बुधवार या बृहस्पतिवार में शपथ ग्रहण हो सकता है नीतीश कुमार का। तो निश्चित रूप से सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम शपथ लेंगे बीजेपी की तरफ से, और कौन डिप्टी सीएम होगा इसको लेकर के कवायद अलग से होगी। बीजेपी की तरफ से चर्चा इसको लेकर भी हो रही है। तो निश्चित रूप से दो फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। पहली ये कि एक छोटा सा ही मंत्रिमंडल पहले शपथ ग्रहण करे, उसमें सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा और भी एक दो लोग शपथ ग्रहण करें। सहयोगी दल के जो लोग हैं उसमें अलग अलग पार्टियों की तरफ से एक एक विधायक जो है मंत्री पद की शपथ लें, और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाए, काफी गहन चर्चा के बाद, विमर्श के बाद। तो निश्चित रूप से इसको लेकर के चर्चा चल रही है कि किस तरह से, किस प्रारूप में आगे बढ़ा जाए। क्या छोटा मंत्रिमंडल पहले शपथ ग्रहण करे या फिर बाद में इसको विस्तार किया जाए, आपस में चर्चा करने के बाद फॉर्मूले को लेकर के। आनंद, पटना की अगर बात करें तो पटना में भी जाहिर सी बात है कि हलचलें तेज होंगी और वहां भी एक जो रणनीति है वो तैयार की जा रही होगी एनडीए घटक दलों के बीच में। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं राहुल खड़ा हूँ सीएम हाउस के ठीक बाहर, और कुछ देर यहाँ पे सिक्योरिटी अभी आपको दिख रही होगी, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पे राजनीतिक हलचल भी आपको काफी दिखेगी। जेडीयू के तमाम विधायकों को, जो जीते हुए विधायक है, उन्हें पटना बुला लिया गया है और कल विधायक दल की एक बैठक होनी है, जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है एक अन्य मार्ग में, जो नीतीश कुमार के अगुवाई में होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब इस बैठक के बाद जेडीयू विधायक दल का नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुना जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की एक बैठक होनी है। कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार ये अपने सरकार के आखिरी कैबिनेट करेंगे और उसके बाद उसे डिसॉल्व करेंगे। और फिर जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और जब नेता चुना जाएगा, उसके बाद राजभवन में जाकर नीतीश कुमार अपने सरकार बनाने के दावे को पेश करेंगे। जाहिर तौर पे अब तक नीतीश कुमार का नाम ही सबसे आगे चल रहा है, तो नीतीश कुमार अपने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और खबर बताई जा रही है कि बुधवार को गांधी मैदान में नई सरकार अपना शपथ लेगी। और
ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर गांधी मैदान में अगर शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि एक बड़ी तैयारी के तौर पे एनडीए से भुनाने की कोशिश करेगी और एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि, और खबर ये भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए की शासित जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर बंगाल का विधानसभा चुनाव है अगले साल, तो कोशिश रहेगी एनडीए सरकार की कि बिहार से एक बड़ा मैसेज बंगाल को भी दिया जाए। और चूंकि इस बार बहुत प्रचंड बहुमत मिली है एनडीए को, तो गांधी मैदान में एनडीए के बाकी जो घटक दल है उनके साथ भी बैठक होगी नीतीश कुमार की। नहीं, देखिए, आज हम पार्टी हो या फिर आरएलएम हो, उनके भी विधायक दल की बैठक है, अपने अपने विधायक दल की बैठक तमाम पार्टियां करेंगे। उसके बाद अपने विधायक दल के नेता के चुनने के बाद जब एक एनडीए के सारे विधायकों की संयुक्त बैठक होगी, उसमें से एनडीए विधायक दल का नेता कौन होगा इसे चुना जाएगा। एक प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जिसकी शुरुआत कल से आपको दिखना, एक तरीके से शुरुआत आज से हो जाएगी, जब एनडीए घटक दल अपने अपने विधायकों की बैठक करेंगे। बैठक के बाद अपने दल के विधायक दल के नेता चुनेंगे और उसके बाद एनडीए के जो तमाम विधायक बैठेंगे, जिसकी उम्मीद है कि कल वो बैठक भी होगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल का नेता कौन होगा उसे चुनने का मतलब है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर एनडीए विधायक दल उन्हें उसी नेता को पसंद करेगा। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राजभवन, जो ठीक हमारे दाहिनी ओर सीएम हाउस के ठीक दाहिनी ओर राजभवन है राहुल, जहां राजभवन में जाकर आधिकारिक तौर पे जो सौंपा जाएगा, इससे राजभवन राज्यपाल के पास पहुंच करके। चलिए अमितेश, आपके पास लौटे हैं, जो नंबर्स इस बार एनडीए घटक दलों के सामने आए हैं, क्या इस नंबर्स के आधार पर एक एडजस्टमेंट बार्गेनिंग मंत्रियों को लेकर भी होगी कि कौन कितनी जगह कौन लेगा? देखिए, पहले जो मंत्रिमंडल जो था, जिस नीतीश मंत्रिमंडल, उसमें जेडीयू और बीजेपी कोटे के जो मंत्री थे और जो विभाग जिसके खाते में था, लगभग वही रहने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर के निश्चित रूप से चर्चा होगी, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है वो सीएम के पास ही शुरू से रहता रहा है और बीजेपी जब भी साथ में रही है, जेडीयू बीजेपी की सरकार रही है पिछले 20 सालों से, बीच बीच में कुछ अगर गैप अगर छोड़ दिया या 2 बार जब नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी के साथ में, तो निश्चित रूप से वित्त मंत्रालय जो था वो रहा है बीजेपी के पास, लेकिन गृह मंत्रालय है सीधे सीएम के पास ही रहा है, नीतीश कुमार के पास ही रहा है। तो उसके अलावा और भी कई मंत्रालय हैं, जो कि स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय बीजेपी के खाते में रहा है, शिक्षा मंत्रालय जो है जेडीयू के खाते में रहा है। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा जरूर होगी। इसमें बहुत फेरबदल की गुंजाइश कम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी चूंकि नई तरीके से नए जनादेश के बाद एक बार फिर से सत्ता में जेडीयू बीजेपी और पूरा जो एनडीए अलायंस है सत्ता में आ रहा है, तो इस बार क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह का प्रारूप होगा, उसको लेकर के लगातार मंथन का दौर चल रहा है। फॉर्मूले में बात हो रही है, लेकिन चिराग पासवान की भी मंशा को समझना जरूरी हो जाता है। आनंद, आपसे समझते हैं 19 सीटें जीत करके इस बार चिराग पासवान की पार्टी आई है, जाहिर सी बात है कि महत्वाकांक्षा और कद बड़ा चाह रहे होंगे इस सरकार के स्वरूप में, क्या संभावनाएं दिख रही है? देखिए, बिल्कुल, और मैं बताऊं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बार 6-1 का फॉर्मूला हो सकता है, यानी कि 6 विधायक पे 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं एनडीए की तरफ से। अगर उस हिसाब से देखें तो लोजपा के 19 विधायक हैं, तो उनके 3 मंत्री बन सकते हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरी तरफ हम पार्टी जो 5 सीट जीती है और 4 सीट जो आरएलएम जीती है, तो उनके खाते में 1-1 सीट जा सकता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 15-14-3-1-1 का फॉर्मूला इस बार मंत्रिमंडल में आपको दिख सकता है। 15 बीजेपी, 14 जेडीयू और +1 अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं तो 15 ये भी हो जाते हैं, और फिर 3-1-1। एक फॉर्मूला ये भी है कि शायद 16 बीजेपी, 13 +1 ये जेडीयू के खाते में जा सकता है। 14 हो जाता है, 13 विधायक मंत्री बनेंगे, और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हैं तो 14 जेडीयू की तरफ से हो जाएंगे। 16 मंत्री, माफ कीजिएगा, 16 मंत्री राहुल बीजेपी कोटा से आ सकते हैं, 3 लोजपा से आ सकते हैं और 1 आरएलएम और 1 हम पार्टी की तरफ से आ सकते हैं। तो ये एक समीकरण बनने वाला है जिसकी चर्चा बहुत तेज है। और आपके पास आएंगे अमितेश भी हमारे साथ हैं। अमितेश, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के इस बार बीजेपी उभरी, 89 सीटें उसके खाते में आई, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा समय होगा। क्या लग रहा है कि जब विभागों का बंटवारा किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो इस विभाग के बंटवारों में भी नजर आएगा, जो टेक्नोक्रेट्स हैं या फिर जो इस विजन के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, वो स्वरूप कैबिनेट में दिखेगा बीजेपी की ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। उद्योग मंत्रालय की बात करें तो उद्योग मंत्रालय बीजेपी के खाते में ही रहा है।
पहले शहनवाज हुसैन नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री थे और उसके बाद आरजेडी के साथ जेडीयू की सरकार बनी। वापस जब नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब बीजेपी के साथ आ गए, एक बार फिर से जब सत्ता में बीजेपी आई तो नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री बने। तो निश्चित रूप से उद्योग मंत्रालय जो है बिहार जैसे राज्य में सबसे कहा जाए तो पिछले एक तरह से कहें तो फिसड्डी मंत्रालय के तौर पर देखा जाता था, बहुत ही लो प्रोफाइल मंत्रालय इसको माना जाता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में उद्योग मंत्रालय बिहार में भी काफी हाई प्रोफाइल मंत्रालय के तौर पर उभर कर सामने आया है। और प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी जीत के बाद जिस तरह से संबोधन किया दिल्ली से बीजेपी हेडक्वार्टर से, उसमें उन्होंने निवेशकों को लेकर के खास तौर से बात की, बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार को लेकर के जो बात की, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस हाई प्रोफाइल मंत्रालय को लेकर भी बीजेपी काफी इसको लेकर के आगे बढ़ेगी। और बीजेपी के पास ही चूंकि उद्योग मंत्रालय अब तक रहता रहा है साथ में, तो निश्चित रूप से काफी इस पर फोकस होगा। और जो वादे किए गए हैं चुनाव में प्रधानमंत्री की तरफ से, उसके बाद चुनावी जीत के बाद जो वादे किए गए हैं, निश्चित रूप से ये काफी उम्मीद है लोगों को। और बिहार में इंडस्ट्री लगे, बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार के लोगों को वहां पर रोजगार मिले, हर जिले में अलग अलग जगहों पर, इसको लेकर के पूरा जोर निश्चित रूप से रहने बिल्कुल की उम्मीद अमितेश, है। तो जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो इस कैबिनेट के स्वरूप में भी नजर आने की संभावना है, उस पर बातचीत भी चल रही होगी, रणनीति तैयार हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस अपडेट पर, और अमितेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने निलंबन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां क्या है। उन्होंने बताया कि कारण बताओ नोटिस मिलने पर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। हमको उसमें कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधि कारण आपको निलंबित किया जाता है और शो कॉज पूछा जाता है। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है यह तो उसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब शो कॉज पूछे तो हमने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। और हमने इसके उत्तर में हम यही भेज रहे हैं चिट्ठी पटना के पार्टी कार्यालय को कि साहब आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा था या जो हमने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहाँ से हो जाएगी या पार्टी विरोधी बयान कहाँ से हो जाएगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव के बाद जिस ढंग से रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर आरोप लगाए हैं, उसके बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये पीड़ा एक बहन की है। जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा, जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है। ये दर्द उस बेटी का है जिसने पिता को अपनी किडनी तक दान कर दी थी। का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आप पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी के आंखों में गुस्सा दिखा और रुआंसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया। आरोप परिवार से निकालने का, आरोप बदनाम करने का, आरोप गाली दिलवाने का और आरोप चप्पल चलाने का। रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी है जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दे डाली। लेकिन आज लालू प्रसाद की उसी बेटी ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर, उनके नजदीकी संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य ने संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव पर घर से निकालने का आरोप लगाया है। नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी ने बताया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, जबकि संजय यादव चाणक्य बने फिर रहे थे। और जब कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछा, संजय यादव पर सवाल किया, तो तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज भड़क गए और रोहिणी आचार्य को घर से निकाल दिया। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है।
अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। रोहिणी सिर्फ इतने पर ही चुप नहीं रही, बताया कि संजय यादव को लेकर सवाल पूछने पर उन्हें बदनाम कराया जा रहा है, गालियां दिलवाई जा रही हैं, यहां तक कि चप्पल तक चलाया गया। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। दोपहर में सोशल मीडिया एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में संजय यादव और रमीज का नाम रोहिणी ने लिया था। अभी लोग उस पोस्ट का अर्थ समझ ही रहे थे कि रोहिणी ने सीधे सीधे पटना से लौटते समय संजय यादव के साथ ही छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि लालू परिवार में खटपट का जो आरोप विरोधी लगा रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? क्या लालू परिवार में सचमुच महाभारत छिड़ चुका है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी यादव की खास सलाहकार हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री की है। मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस पर इनकी पकड़ मानी जाती है। तो संजय यादव कौन है ये आप समझ रहे हैं। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ के ये मूल निवासी बताए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है। मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस पर भी इनकी पकड़ मानी जाती है, जो चुनाव में भी काम आता है। 2013 से तेजस्वी यादव के साथ ही जुड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव के खास सलाहकार माने जाते हैं। अब देखिए कि जो नया किरदार सामने आया है वो रमीज नेमत खान के तौर पर आया है। रमीज नेमत खान कौन है, इसे भी जरा एक एक करके जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यूपी के बलरामपुर के निवासी हैं। तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा रमीज बताए जाते हैं। तेजस्वी के कैंपेनिंग और डेली रूटीन का काम भी ये खुद देखते हैं। तेजस्वी के पुराने दोस्तों में रमीज की गिनती की जाती है। आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन में भी इनकी हिस्सेदारी होती है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी से जुड़ाव इनका। तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं। डीपीएस मथुरा रोड में से 10वीं की पढ़ाई की है। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की इन्होंने पढ़ाई की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेले हैं। झारखंड की टीम की तरफ से भी रमीज मैच खेल चुके हैं। तो ये रमीज और जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाए गए हैं। तो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद को बचाने वाली बेटी और घर की लक्ष्मी बताते हुए लालू प्रसाद पर धृतराष्ट्र होने का आरोप लगा दिया। बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है?